ठीक है। तो देखो हम सिक्योरिटी पढ़ रहे थे, सिक्योरिटी में हमने ये सब बात कर ली थी, अटैक्स के बारे में बात कर लिया था हमने, लेयर थी सिक्योरिटी की बात की थी, फायरवॉल्स की बात कर ली थी ना हमने। ठीक, देखिए हमने उस दिन बात की थी किसकी, फायरवॉल की। तो जो हमारा फायरवॉल था, फायरवॉल हमारा क्या है, नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस। ठीक है। मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था कि एक्चुअली हमारे पास क्या था, हमारे पास एक नेटवर्किंग डिवाइस थी, कौन सी, राउटर। पर राउटर के पास अगर कोई राउट है उसके राउटिंग टेबल में, तो राउटर कभी भी उस ट्रैफिक को डिनाई नहीं करता, हमेशा उसको क्या कर देता है, परमिट कर देता है, अगर हमारे पास राउटिंग टेबल में क्या है, राउट है। ठीक। मैंने आपको बताया था राउटर पे फिल्टरिंग करने के लिए हमने किसका यूज़ किया था, एसीएल का यूज़ किया था। एशियल हमारी दो टाइप की थी, एक स्टैंडर्ड है एक एक्सटेंडेड, जिसकी मदद से हम राउटर पे क्या कर सकते हैं, फिल्टरिंग कर सकते थे, और ट्रैफिक इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को क्या कर सकते थे, फिल्टर कर सकते थे। ठीक। पर मैंने आपको बताया था कि राउटर का काम नहीं होता क्या करना, फिल्टरिंग करना। हमारे पास फिल्टरिंग करने के लिए एक और डिवाइस है जिसका नाम क्या है, फायरवॉल। ठीक है। तो फायरवॉल क्या है, फायरवॉल इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस, जो क्या करती है, आपके इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक को क्या करती है, परमिट या डिनाई करती है। ठीक। तो मैंने बताया था कैसे परमिट या डिनाई करती है, जैसे ये फायरवॉल है। तो फायरवॉल में क्या होता है, फायरवॉल में कुछ जोन्स होते हैं। ठीक। इनसाइड, आउटसाइड और डीएमजेड। इनसाइड हमारा जो इनसाइड नेटवर्क होता है हमारा जितना भी, वो हमारा प्राइवेट नेटवर्क हो गया इनसाइड नेटवर्क। और जो बाहर का नेटवर्क है, ठीक, ये जो बाहर का नेटवर्क है ये क्या है, आउटसाइड। तो मैंने बताया था इनसाइड नेटवर्क हमारा खुद का कंपनी का नेटवर्क होता है, जहाँ पे हम प्राइवेट नेटवर्क यूज़ करते हैं। और जो बाहर का नेटवर्क होता है वो क्या होता है, पब्लिक नेटवर्क। ठीक। कोई भी बंदा जो इनसाइड में बैठा है वो आउटसाइड वाले से कम्युनिकेट कर सकता है, पर कभी भी आउटसाइड वाला इनसाइड नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकता, क्योंकि फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल अपने पास क्या बनाता है, कनेक्शन टेबल बनाता है। अगर कनेक्शन टेबल में एंट्री होती है तभी फायरवॉल क्या करता है, इनसाइड से आउटसाइड परमिट देता है। ठीक। मतलब इनसाइड से ट्रैफिक आउटसाइड चला जाएगा, पर अगर कनेक्शन टेबल में एंट्री है तभी उस एंट्री को देख के आपका आउटसाइड से वापस क्या आ सकता है, इनसाइड ट्रैफिक आ सकता है। जैसे आपने क्या करा, यहाँ से क्या भेज दिया, सिन। ठीक। मान लो आपने 10.1 है, यहाँ पे आपने कोई नेटवर्क ले लिया 20.1। तो अगर 10.1 क्या कर रहा है, 20.1 को सिन भेज रहा है, तो उसके पास फायरवॉल क्या करेगा, अपने पास कनेक्शन टेबल में एंट्री बना लेगा। ठीक है। और अगर फायरवॉल के पास एंट्री है तभी आउटसाइड से क्या आ सकता है वापस, सिन प्लस एक्स। सिन प्लस एक्स आपका तभी आउटसाइड से इनसाइड आएगा जब आपके फायरवॉल के पास कनेक्शन टेबल में एंट्री होगी। अगर कनेक्शन टेबल में एंट्री नहीं होगी तो कभी भी आउटसाइड से ट्रैफिक इनसाइड नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सिविलिटी लेवल्स होते हैं। क्या होते हैं, सिविलिटी लेवल्स। सिविलिटी लेवल्स क्या करते हैं, आपके ट्रैफिक को बताते हैं कि कौन सा ट्रैफिक कितना ट्रस्टेड है। तो अगर इनसाइड ट्रैफिक है तो उसको हम 100 नंबर देते हैं। ठीक। और आउटसाइड है तो क्या, जीरो। इनसाइड वाला बहुत सबसे ज्यादा ट्रस्टेड होता है और आउटसाइड वाला अनट्रस्टेड होता है। ठीक है। तो इनसाइड वाले को नंबर 100 मिलता है, इसलिए हम उस पर सबसे ज्यादा टेस्ट करते हैं और ट्रैफिक इनसाइड से आउटसाइड जा सकता है। मतलब हायर सिविलिटी लेवल से लोअर सिविलिटी लेवल ट्रैफिक जा सकता है, पर लोअर सिविलिटी लेवल से कभी भी हायर सिविलिटी लेवल ट्रैफिक नहीं आ सकता। ठीक है। और उस दिन मैंने आपको ये नोट्स में भी दिखा दिया था कि फायरवॉल इज अ सिक्योरिटी डिवाइस विच इज यूज्ड टू फिल्टर लेयर 3, लेयर 4 एंड लेयर 7 ट्रैफिक। ठीक है।
बाय डिफॉल्ट एसीएल पहले से लगी होती है, हमें एसीएल बनाने की जरूरत नहीं होती। ठीक, कह रहा है सिस्को फायरवॉल कौन सा यूज करता है, एएसए एडेप्टिव सिक्योरिटी अप्लायंसेस। एवरी इंटरफेस इज अ पार्ट ऑफ जोन, हर इंटरफेस किसी ना किसी जोन का क्या होता है, पार्ट होता है। जोन रिप्रेजेंट सम सिविलिटी लेवल्स, जोन में कुछ सिविलिटी लेवल्स होते हैं 0 से लेके 100 तक। इनसाइड जोन होता है उसको सिविलिटी लेवल मिलता है 100, आउटसाइड वाले को क्या मिलता है, 0। ठीक है, और जो डीमिलिटराइज जोन होता है आपका, जहाँ पे आपके कंपनी के सर्वर्स रखे होते हैं, जो इनसाइड वाला होता है उसको एक्सेस करना होता है और जो आउटसाइड वाला होता है उसे भी एक्सेस करना होता है। ठीक है, तो उनके लिए हमें क्या करते हैं, कुछ अलग से जोन बनाते हैं जिसको हम क्या देते हैं, डीमिलिटराइज जोन, जो आपका ट्रस्टेड भी होता है अनट्रस्टेड भी होता है। मतलब जैसे ये आपका फायरवॉल है, ठीक, ये आपका इनसाइड हो गया और ये आपका क्या हो गया, आउटसाइड। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, डीएमजेड बनाएंगे। ठीक, और डीएमजेड पर सिक्योरिटी लेवल कितना दे देंगे, 50। मतलब वो उतना ट्रस्टेड नहीं होगा जितना इनसाइड वाला है, उतना अनट्रस्टेड भी नहीं होगा जितना आउटसाइड वाला है। ठीक, तो आराम से इनसाइड वाला उससे कम्युनिकेट कर सकता है, पर आउटसाइड वाला अभी भी हाई लेवल से लोअर लेवल में नहीं आ सकता। ठीक है, पर हम क्या कर सकते हैं, हम एसीएल बना सकते हैं फायरवॉल्स पे, और एसीएल की मदद से कनेक्शन टेबल में एंट्री बन जाती है, जिससे आउटसाइड वाला भी इनसाइड में आ सकता है। अगर मैं आपको बताऊं कि बाय डिफॉल्ट अगर आप टीसीपी या यूडीपी का ट्रैफिक फायरवॉल से भेज रहा हो ना, तो फायरवॉल इनसाइड से जाके आउटसाइड से आ जाएगा, क्योंकि कनेक्शन टेबल में क्या बन जाती है, एंट्री। पर जब आप पिंग करते हो ना, पिंग करते हो तो वहां पे आईसीएमपी जनरेट होता है, और फायरवॉल कभी भी इको रिक्वेस्ट, मतलब जो आप पिंग करोगे तो इको रिक्वेस्ट जनरेट होती है, इको रिक्वेस्ट तो चली जाती है, ठीक है, पर बाहर से कभी भी इको रिप्लाई नहीं आता। उसके लिए आपको आईसीएमपी अलग से इंस्पेक्ट कराना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है, ट्रेडिशनल फायरवॉल। अब देखो ट्रेडिशनल फायरवॉल मतलब होता है जो हमारा पहले का फायरवॉल था। ठीक है, लाइक राउटर एसीएल मैच द सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, जैसे आप राउटर पे एसीएल वगैरह लगाते हो, वैसे आप फायरवॉल पे भी लगा सकते हो। ठीक है, जो पहले के फायरवॉल्स थे। लाइक राउटर आईपी एसीएल आइडेंटिफाई एप्लीकेशन बाय विच मैचिंग द स्टैटिक वेल नोन टीसीपी एंड यूडीपी पोर्ट, मतलब आप लेयर 7 के ट्रैफिक को भी क्या करा सकते हो, परमिट या डिनाई करा सकते हो। एप्लीकेशन मतलब एप्लीकेशन लेयर के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं, जैसे आपका बीजीपी हो गया, एचटीटीपी हो गया, एचटीटीपीएस हो गया, जितने भी हैं। ठीक, कह रहा है watching application layer flow to know which additional TCP and UDP port are used by particular flow and filter based on these port, मतलब ये सेम चीज बता रहा है कि आप लेयर 7 की प्रोटोकॉल्स को भी फिल्टर कर सकते हो। अब लेयर 7 आपका टेलनेट है तो आप पोर्ट नंबर 23 दे दो, आपका एसएसएच है तो पोर्ट नंबर 22 दे दो। ठीक है, एचटीटीपी है, एचटीटीपीएस है, तो आप जब फिल्टरिंग करते हो तो फिल्टरिंग में आप अगर पोर्ट नंबर बता दो या फिर आप नेम भी बता दो उस पर्टिकुलर प्रोटोकॉल का, तब भी आप क्या कर सकते हो, उसको क्या कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो। ठीक है, कह रहा है मैच द टेक्स्ट इन द यूआरआई ऑफ एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट दैट इज लुक एट कंपेयर द कंटेंट ऑफ व्हाट इज ऑफ्टन कॉल्ड वेब एड्रेस एंड मैच पैटर्न टू डिसाइड वेदर टू अलाउ और डिनाई द डाउनलोड ऑफ वेब पेज आइडेंटिफाई बाय द यूआरआई। देखो, अब जैसे क्या करते हैं, जैसे मान लो ये आपका वेब पेज है। ठीक है, ये गूगल का क्या है, वेब पेज। यहाँ पे आप लिखते हो www. कुछ भी मतलब डाल दो, कोई भी साइट, google.com या जीमेल या यूट्यूब, कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, कह रहा है आप जो यूआरएल लिखते हो उस यूआरएल के सिंटेक्स को भी वो क्या कर सकता है, ब्लॉक कर सकता है। कौन, फायरवॉल। क्योंकि आप क्या करते हो, कंपनीज में देखते होगे कि अगर कंपनी में बहुत सारी वेबसाइट्स क्या होती हैं, ब्लॉक होती हैं। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, आपके आपके जो एच में यूआरएल होता है ना, उसके बेसिस पे फिल्टरिंग कर देते हैं, किस पे, फायरवॉल्स वगैरह पे। ठीक, कह रहा है कीप स्टेट इंफॉर्मेशन ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन अबाउट ईच पैकेट एंड मेक डिसीजन अबाउट फिल्टरिंग फर्दर पैकेट बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल स्टेटमेंट स्टेटफुल इंस्पेक्शन एंड बीइंग अ स्टेटफुल फायरवॉल। देखो ये क्या बोल रहा है, मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको अभी बताया था कि फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल बाय डिफॉल्ट टीसीपी और यूडीपी के ट्रैफिक को क्या करता है, इंस्पेक्ट कर लेता है। ठीक है, वही इंस्पेक्शन की बात ये बता रहे हैं क्या, कि जो फायरवॉल था बाय डिफॉल्ट वो टीसीपी और यूडीपी के ट्रैफिक को तो परमिट कर देता है। ठीक है, पर वो जो आईसीएमपी का ट्रैफिक होता है उसको कभी भी परमिट नहीं करता। आईसीएमपी के लिए आपको अलग से एसीएल बनानी पड़ती है, तभी आपका ट्रैफिक परमिट या डिनाई होता है। डन है।
समझ में आया? तो क्योंकि ट्रेडिशनल फायरवॉल भी क्या करता है, ट्रेडिशनल फायरवॉल भी आपका पुराना फायरवॉल जो था ना, वो भी टीसीपी और यूडीपी के ट्रैफिक को ही बाय डिफॉल्ट क्या करता था, मतलब इंस्पेक्शन कर सकता था, मतलब उसके लिए कनेक्शन टेबल में एंट्री बना सकता था। पर आईसीएमपी के लिए कभी भी कनेक्शन टेबल में एंट्री नहीं बनती थी अलग से। ठीक। बुक में दिखा देता हूँ आपको। ओपन होने बुक नहीं चलते। इसके बाद क्या है, आईडीएस और आईपीएस। देखो, पहले ये आईडीएस और आईपीएस जो डिवाइसेस थी अलग आती थी। ठीक है। आईडीएस होता है इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम। द डिवाइस इज यूज टू डिटेक्ट वायरस एंड malicious डेटा इन द पैकेट, इन्फॉर्म दिस एडमिनिस्ट्रेटर। मतलब आईडीएस भी एक डिवाइस थी। ये क्या करती थी, अगर आपके पास कोई वायरस भेज रहा है इंटरनेट के थ्रू या कोई ऐसा malicious डेटा भेज रहा है, तो वो क्या करता था, आपके एडमिनिस्ट्रेटर को क्या बताता था, एक मेल कर देता था। जैसे आपने देखा होगा ट्रू कॉलर पे जब कॉल आता है ना, तो आपको पहले से वो स्पैम करके मैसेज दिखा देता है। ठीक है, कि मतलब ये जो कॉल है ये मतलब ऑथेंटिकेट नहीं है, या फिर किसी ने ब्लॉक कर रखी है, ठीक है, या रिपोर्ट कर रखी है, तो वो स्पैम में दिखाता है, या कस्टमर केयर का कॉल आता है किसी का। तो वैसे इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम क्या करता था, अगर आपके नेटवर्क में कोई क्या कर रहा है, कोई वायरस वगैरह या कोई मैलिशियस डेटा भेज रहा है ना, तो आपके एडमिनिस्ट्रेटर को एक मेल कर देता था, एक मेल आ जाता था, जिसकी मदद से आप क्या करते थे, डेटा को डिटेक्ट कर पाते थे। ठीक। पर ये खाली आपको इन्फॉर्म करता था। पर अगर इसको ही अपडेट करके फिर आईपीएस आया था, इट विल डिटेक्ट एंड इन्फेक्ट डेटा एंड ड्रॉप इट। ये क्या करता है, आपके डेटा को फाइंड करके डेटा को ड्रॉप कर देता था, कभी भी लैन में एंटर करने नहीं देता। ठीक है। आईडीएस में क्या करता था, वो बस आपको एक लॉग देता था, यहाँ कोई मेलिस डेटा आ गया, कोई वायरस आ रहा है। पर आईपीएस क्या करता है, उस डेटा को ड्रॉप भी करा देता था। ठीक। पर अभी अलग नहीं आते, ये सब फायरवॉल के साथ ही आते हैं। एनजी आईपीएस आता है, उसकी बात करेंगे आगे। इसके बाद क्या है, ट्रिपल ए। अब ट्रिपल ए देखो क्या होता है, ऑथेंटिकेशन। ट्रिपल ए होता है ए और ए। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन और अकाउंटिंग। ठीक। ऑथेंटिकेशन मतलब हु आर यू, एंड ऑथराइजेशन व्हाट कैन यू डू, और अकाउंटिंग मतलब होता है व्हाट यू डिड। अब देखो, जैसे मान लो ये पीसी है। ठीक। अब ये पीसी स्विच से कनेक्टेड था, और स्विच किससे कनेक्टेड है, एक सर्वर से। अभी सर्वर क्या है, ट्रिपल ए। ठीक। सबसे पहले आपने क्या किया, इस सिस्टम पे लॉगिन किया। चलो स्विच हटा देते हैं, यहाँ पे हम एक पीसी लगाते हैं, पीसी के साथ यहाँ पे फायरवॉल लगा देते हैं। ठीक है। देखो, जैसे ही ना आप किसी राउटर का टेलनेट एक्सेस लेते हो, या फिर किसी राउटर का कंसोल एक्सेस लेते हो ना, तो राउटर क्या करता है, राउटर आपको लॉग मतलब अगर आपके पास यूजर नेम और पासवर्ड का प्रॉम्प्ट आता है, और आप यूजर नेम पासवर्ड लिखते हो, आपको एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आपका सिस्टम है, ठीक है, जैसे आप सिस्टम पे टेलनेट का एक्सेस लेते हो, किसी सर्वर का या फायरवॉल का एक्सेस लेना चाहते हो, तो सबसे पहले जब आप लॉगिन करते हो ना, तो लॉगिन के लिए रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, सर्वर के पास। मतलब ये पीसी क्या कर रहा है, इस सर्वर से पूछने आ रहा है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे एक्सेस चाहिए। ठीक है। तो एक्सेस के लिए आप क्या करते हो, रिक्वेस्ट भेजते हो। तो सर्वर क्या करता है, सर्वर करता है देखा ऑथेंटिकेशन, कि भाई तुम ऑथेंटिकेट हो, कि तुम एक्चुअल यूजर हो या फिर नहीं हो। ठीक है। तो सर्वर क्या करता है, सर्वर उसको वापस रिप्लाई देता है, पूछता है हु आर यू। मतलब हु आर यू का मतलब क्या है, वो आपसे पूछता है कि भाई तुम ऑथेंटिकेट यूजर हो, ऑथेंटिकेट यूजर हो, तो अपना क्या बताओ, यूजर नेम। ठीक है। वो क्या करता है, यूजर नेम पे रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक। तो आप क्या करते हो, यहाँ पे अपना नाम लिख देते हो, मान लो यूजर नेम आपने लिख दिया क्या, सीसीएल।
तो इस यानी कि रिक्वेस्ट वापस इसके पास जाएगी, सर्वर के पास। ठीक, सर्वर क्या करेगा, आपको फिर भेजेगा क्या, पासवर्ड। तो आपके पास पासवर्ड लिखा जाएगा और आप क्या लिखोगे, पासवर्ड। सबसे पहले आपको सर्वर क्या करता है, ऑथेंटिकेट करता है। ठीक है, मतलब आप जब भी किसी डिवाइस का एक्सेस लेते हो तो डिवाइस का एक्सेस लेने से पहले आपको ऑथेंटिकेट किया जाता है कि आप वो एक्सेस यूजर हो, मतलब ऑथराइज्ड पीपल हो जिसको डिवाइस का एक्सेस देते हैं या फिर नहीं। ठीक, तो जैसे ही आपको डिवाइस का यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाता है, उसके बाद क्या करता है, ऑथराइजेशन होता है। क्या होता है, ऑथराइजेशन का मतलब है व्हाट कैन यू एक्सेस। देखो, जैसे आपने पासवर्ड दे दिया, पासवर्ड देने के बाद सर्वर से पूछता है कि भाई इसका प्रिविलेज लेवल क्या देना है। ठीक है, प्रिविलेज लेवल वगैरह देखकर आपको डिवाइस का एक्सेस मिल जाता है। डिवाइस का जैसे ही आपको एक्सेस मिलता है, उसके बाद आप अगर कोई कमांड रन कराना चाहते हो, तो कमांड रन कराने के लिए भी आपको क्या होता है, ऑथराइजेशन से एक्सेस मिलता है, सर्वर से एक्सेस मिलता है कि भाई आपने यहाँ पे क्या करा, आपने मान लो राउटर का एक्सेस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या करा, मान लो ये राउटर है जिसका आपको एक्सेस लेना है। ठीक, तो जैसे ही आपने इस राउटर का एक्सेस लिया, सबसे पहले आपको क्या मिला, एक यूजर मोड मिल गया, या तो आपको क्या मिल गया, प्रिविलेज मोड मिल गया। ठीक है, मान लो अगर आपको यूजर मोड मिल जाता है, तो यूजर मोड पे आप लिखते इनेबल, इनेबल लिख के आप इंटर करते हो, प्रिविलेज मोड पे आते हैं। ठीक, जैसे आप इनेबल लिखते हैं ना, इनेबल लिखते सबसे पहले वो रिक्वेस्ट किसके पास जाती है, सर्वर के पास। सर्वर से वो पूछता है कि भाई इन्होंने इनेबल लिखा, तो क्या इन्हें इनेबल का एक्सेस देना है, इनके पास इतनी पावर है कि ये इनेबल कमांड चला सकते हैं या नहीं चला सकते। ठीक, तो अगर आपने सर्वर के ऊपर कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है कि हाँ भाई तुम इनेबल कमांड चला सकते हो, ठीक, तभी तुम इनेबल कमांड रन करा के प्रिविलेज मोड पे जा सकते हो। अगर सर्वर ने डिनाई कर दिया कि नहीं तुम इनेबल कमांड नहीं चला सकते, तुम क्या कर सकते हो कि डिवाइस का एक्सेस नहीं ले सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप टेलनेट वगैरह का एक्सेस लेते थे, तो उसके लिए सारी इन्फॉर्मेशन आप राउटर के ऊपर करते थे। ठीक है, राउटर ही पे आप यूजर नेम पासवर्ड वगैरह सब कुछ देते थे और राउटर ही का एक्सेस लेते थे। ठीक, पर यहाँ पे क्या हो रहा है, आप अगर आप बात करो तो आपके पास एक सर्वर आता है, कौन सा, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। ठीक है, आइडेंटिटी सर्विस इंजन क्या करता है, आप सारे यूजर नेम, सारे पासवर्ड, किसको क्या प्रिविलेज देना है, क्या ये शो यूजर का कमांड चला सकता है, शो आईपी राउट चला सकता है, या EIR, मतलब राउटर EIR, राउटर ओस्पेफ, EIR भी तो आपने पढ़ा नहीं, राउटर ओस्पेफ एंड इसका अंदर जाके नेटवर्क कमांड चला सकता है, इंटरफेस पे आईपी दे सकता है, नहीं दे सकता। किसी भी तरह की कमांड का एक्सेस आपको ऐसे ही नहीं मिल जाता। सारे एक्सेस के लिए आपको किसके पास जाना पड़ता है, डिवाइस सिनेरियो में, आइडेंटिटी सर्विस इंजन के पास। आइस क्या करता है, आपको डिवाइसेस का एक्सेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, डिवाइस क्या करता है, आपको सारी जितने भी कमांड्स हैं, जितना भी कुछ आप चला रहे हो ना, वो सारी कमांड्स का एक्सेस अब आपको कौन प्रोवाइड करता है, आइस। हम क्या करते हैं, पूरा एक डेटाबेस मेंटेन करके रखते हैं किसके ऊपर, सर्वर के ऊपर, कि भाई कोई भी अगर यूजर आ रहा है तो क्या वो यूजर ही कमांड चला पाएगा, उसके पास एक्सेस है या नहीं। ठीक, सबसे पहले आइस क्या करता है, देखो सबसे पहले आइस आपको ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करता है। जितने भी यूजर नेम पासवर्ड है वो आप डिवाइस के ऊपर नहीं बनाते, आप एक पर्टिकुलर सर्वर पे बनाते हो और वो सर्वर ही आपको ऑथेंटिकेट करने में हेल्प करता है। उसके बाद दूसरा क्या होता है, ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन भी आपको सर्वर करके देगा, आपको करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये क्या कमांड चला रहे हो, क्या कमांड नहीं चला रहे हो, सारा ऑथेंटिकेशन का काम भी वही करता है। प्लस तीसरा अकाउंटिंग, मतलब आपने क्या चलाया, आपने क्या कमांड रन करी, क्या आउटपुट देखा, इनेबल पासवर्ड लगाया था, नहीं लगाया था, आपने ओएसपीएफ रन करा, नहीं करा, क्या कमांड, क्या आउटपुट, जो भी कुछ था। ठीक है, वो सारा डेटाबेस क्या करता है, सर्वर अपने पास मेंटेन करके रखता है। तो वो आपको पूरा अकाउंटिंग भी परफॉर्म कराता है कि
साथ ही साथ आप जो काम कर रहे हो, जो कमांड चला रहे हो, उसके अपने लॉग्स वगैरह सब कुछ अपने पास रखेगा। ठीक है, तो ये सारा काम कॉल करके देता है आपको। पहले ट्रिपल ए करके देता था, अब ट्रिपल ए का अपडेट वर्जन आ गया आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। ठीक, तो सारा सिक्योरिटी सारा कुछ अब आपको कुछ तो करना पड़ता है आइस के ऊपर। ठीक है, मैं आपको आइस का वो दिखा देता हूँ, वेब पेज देखो ये रहा। आइस भी अपने आप में एक बड़ी टेक्नोलॉजी है। ठीक है, आइस भी बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है। अगर आप पढ़ने आइस ऐसे नहीं कि बहुत टफ है, बहुत है, बहुत आसान, पर सारा एक्सेस सब कुछ अब किस पे होता है, आइस के ऊपर होता है। ठीक है, अगर आपको आइस के बारे में पढ़ना है तो मतलब बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप पढ़ सकते हो आइस के बारे में। इस तरह से ये जैसे आपको दिखा देता हूँ, वेब पेज दिखा दे भाई। ये पूरा जीयूआई बेस है, सीएलआई नहीं है। ठीक है, इस तरह से पूरा कमांड, इस तरह से पूरा कमांड ओपन होता है, मतलब जीयूआई बेस। यहाँ पे आपकी डिवाइसेस वगैरह सब कुछ शो करता है। देखो, तो ये दिखा रहा है कितने एंड डिवाइसेस कनेक्टेड है, क्या एंड डिवाइस एक्टिव है, कितने रिजल्ट हो रखी है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन सी है, एंड पॉइंट सिक्योरिटी कौन सी है, ऑथेंटिकेशन का पूरा काम, सब कुछ आपका जीयूआई बेस है, पूरा आइस सर्वर के ऊपर होता है। ठीक है, आपको एक आईपी मिल जाती है आइस की, उस आइस की आईपी की वजह से आप क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे आपका जीएनएस है ना, जीएनएस की तरीके ही मतलब मल्टीपल सॉफ्टवेयर हैं जिनकी वजह से आप क्या कर सकते हो, डिवाइस के थ्रू ले सकते हो। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब आइस के बाद में देखो, मैंने आपको बता दिया कि आप वो ऑथेंटिकेट ऑथेंटिकेट करा सकते हो, ऑथराइजेशन ले सकते हो, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह लगा सकते हो। ठीक, और आपका डिस्प्ले का अपडेट वर्जन का होता है आइस। तो इसमें दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। एक प्रोटोकॉल होता है आपका टेक्सास प्लस, और एक प्रोटोकॉल होता है आपका रेडियस। देखो, टेक्सास प्लस का होता है एक सिस्टम प्रोटोकॉल है दैट सेपरेट इज फॉर ट्रिपल फंक्शन। हर फंक्शन के लिए जो भी आप रिक्वेस्ट वगैरह भेजते हो, उसमें ट्रिपल ए के लिए टेक्सास की रिक्वेस्ट अलग होती है। ठीक है, एक मिनट रुकना जरा, अगर आपकी बुक में दिया होगा तो। स्टडी नेटवर्किंग IPv6 ऑफ आईपी वर्जन तो नहीं है। ये सब तो मैं पढ़ लिया था, सारे टैक्स देख लीजिए ना। वो अब आपने घर जाके किताब पढ़ी होगी, वैसे तो मैंने आपको एक दिन भी दी थी। malware, women vulnerabilities, password vulnerabilities, ये रहा देखिए। देखिए, कंट्रोलिंग एंड मॉनिटरिंग यूजर एक्सेस। ठीक, तो ये आपको बता रहा है कि ट्रिपल ए क्या है। ट्रिपल ए आपको ऑथेंटिकेट, ऑथराइज और अकाउंटिंग। ऑथेंटिकेट मतलब हु इज द यूजर, ऑथराइजेशन मतलब व्हाट इज द यूजर अलाउड टू डू, उसको क्या अलाउ है, क्या कमांड वो चला सकता है, क्या कमांड नहीं चला सकता। और पूरा डेटाबेस अपने पास मेंटेन करके रखता है कि यूजर ने क्या किया था, किसकी मदद से, ट्रिपल ए की मदद से। ठीक, और इसमें आपके दो प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। एक प्रोटोकॉल होता है आपका टेकैस, और एक होता है रेडियस। टेकैस आपको सिस्को का है। देखो इसमें एक मिनट रुकना, यहाँ पे बता रखा है कि फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी ट्रिपल ए सर्वर कैन आल्सो सपोर्ट मल्टी फैक्टर यूज credential and more. Cisco implement triple A service it in identity service engine platform। ठीक है, अब ट्रिपल ए पहले देखो आपका ट्रिपल ए था, ट्रिपल ए के बाद आपका एसीएस सर्वर आया, एसीएस, एसीएस के बाद हम आइस लेके आए। ठीक है, तो अभी जो रियल सिनेरियो में यूज हो रहा है और काफी डिमांड में है आपका
आइस, आइडेंटिटी सर्विस इंजन। तो जो लोग सिक्योरिटी के लिए इन्वॉल्व करे होंगे आगे चल के उन्हें आइस के बारे में नॉलेज दी जाएगी। अब टेकास क्या है? एक सिस्को का प्रोटोकॉल है दैट सेपरेट फॉर ईच ट्रिपल ए फंक्शन कम्युनिकेशन इज सिक्योर एंड एन्क्रिप्ट ओवर टीसीपी। तो आपका जो टेकास है वो टीसीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, पोर्ट नंबर 49 यूज करता है। और जो रेडियस है स्टैंडर्ड बेस्ड प्रोटोकॉल दैट कंबाइन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन इन अ सिंगल रिसोर्स कम। देखो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या कह रहा है ये। मतलब अगर आप टेकास यूज करते हो, ठीक है, तो टेकास के लिए क्या होता है, डिवाइस तो अलग अलग रिक्वेस्ट नहीं भेजता, मतलब अलग ही अलग भेजता, सॉरी, ठीक है। मतलब आपको यूजर नेम अलग मांगेगा, आपका पासवर्ड के लिए अलग जाएगा, डिवाइस का एक्सेस देती है उसके लिए अलग, मतलब ऑथेंटिकेशन के लिए अलग जाएगा, ऑथराइजेशन के लिए अलग, और आपका अकाउंटिंग के लिए अलग रिक्वेस्ट जाएगी, ठीक है। अलग अलग सेपरेट पैकेट जाएंगे। और अगर आप रेडियस यूज करते हैं तो रेडियस आपका अलग अलग नहीं जाता, आपका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन, ठीक है क्या, ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन ये एक ही साथ एक ही पैकेट में करा देता है, आपका अकाउंटिंग के लिए अलग जाता है, ठीक। तो यहाँ पे लिखा है कि ऑथेंटिकेशन एंड अकाउंटिंग इन अ सिंगल रिसोर्स, एक ही पैकेट जाता है, उसमें ऑथेंटिकेट भी हो जाता है, ऑथराइज भी हो सकता है, ठीक। यूडीपी बेस्ड प्रोटोकॉल है, 182 और 183 यूज 1812 यूज करता है ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन के लिए, और आपका 1813 यूज करता है अकाउंटिंग के लिए, बट इज नॉट कम्प्लीटली इनक्रिप्टेड। अकाउंटिंग आपकी इनक्रिप्टेड नहीं होती, पर आपका ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन इनक्रिप्टेड होता है, ठीक है। जैसे इन्होंने बता रखा है ये ट्रिपल ए सर्वर ऐसे काम करता है। हु आर यू, ठीक, पहले रिक्वेस्ट आ गई हु आर यू, तो आपने बताया आई एम जॉन स्मिथ, तो डिवाइस के पास गया आई एम जॉन स्मिथ, यस एक्सेप्ट इन, अगर डिवाइस के पास पहले से यूजर नेम पासवर्ड होंगे तो वो एक्सेप्ट करने के लिए बोल देगा, तो आप एक्सेप्ट हो जाओगे, अगर उसने यहाँ से डिनाई करा दिया तो फिर आपको लॉगिन एक्सेस नहीं मिल सकता। चलिए आगे देखते हैं जरा। हेलो, हाँ हम क्लास ले रहे हैं, जल्दी बताओ। नहीं यार हम क्लास लेने बैठ गए, ठीक है, तुम मुझे बता ही नहीं। क्लास ले रहे हैं भाई, बाद में बात करते हैं, ठीक है। इसके बाद नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस की बात कर लेते हैं। देखो ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पासवर्ड वगैरह को कैसे सिक्योर करते हैं, इनेबल मोड क्या होता है, ठीक है। ये सब वही चीज़ें बता रहा है कि आप लाइव टीवाई के अंदर पासवर्ड वगैरह कैसे लगा सकते हो। ये सब चीज़ें हमने पहले बात करी है कि हम की कैसे जनरेट करते हैं, क्रिप्टो की आरएसए वगैरह, ये सारी चीज़ें मतलब सिक्योरिटी के पहले बात कर चुके हैं, तो मैं आपको बस दिखा दे रहा हूँ बुक में। हमने पासवर्ड कैसे ब्रेक करते हैं, सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन कमांड चला के देखते हैं, हमने सिक्योरिटी में ये सब बात पहले कर चुकी है, मतलब कर ली थी, ठीक। कह रहा सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन से आपके जितने भी पासवर्ड है वो क्या होते हैं, इंक्रिप्ट होते हैं, और नो सर्विस पासवर्ड से बाकी क्या हो जाते हैं, वापस जाके क्या हो जाते हैं, डिक्रिप्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये बता रहा है इनेबल पासवर्ड की जगह आप सीक्रेट पासवर्ड यूज कर सकते हो। तो बुक पढ़ लेना, ये सब प्रैक्टिकली हम पहले करके देख चुके हैं, तो मैं दोबारा नहीं करा रहा आपको। ये बता रहा है कि टाइप 0, टाइप 7 इंक्रिप्टेड और टाइप 5 आता है, ठीक है। इसके बाद और भी इंक्रिप्शन आते हैं, 2010 से 2015 के बीच में और भी बहुत ज़्यादा इंक्रिप्शन आने लगे। शाह, एच मैक्स शाह, ये सारे इंक्रिप्शन आते हैं। देखो पहले आपका टाइप 5 था, MD5, फिर टाइप 8 आया, शाह 256, अब टाइप 9 है, शाह 256। ये MD5, ये MD5 इंक्रिप्शन एल्गोरिथम है ना, जब आप इनेबल पासवर्ड को सीक्रेट पासवर्ड में कन्वर्ट करते हो ना, तो वहीं पे वो MD5 इंक्रिप्शन यूज करता है। मतलब फुल फॉर्म तो यार मैंने भी नहीं देखा, मैं देख लेता हूँ। MD5, हाँ हाँ मैं बता देता हूँ।
मैसेज डाइजेस्ट, मैसेज डाइजेस्ट एल्गोरिथम, ठीक है। मतलब ये आपके डेटा को मतलब चेंज करना, क्लियर टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, इंक्रिप्शन वगैरह है हमारी ये यूजर नेम आप पासवर्ड दे सकते हो, ये बता रहा है, ठीक है। ये बता रहा है एसीएल की मदद से कैसे आप पैरामीटर डिनाई करा सकते हैं एसीएल की मदद से। तो एसीएल वगैरह हम पहले पढ़ चुके हैं, तो दोबारा तो पढ़ने का कोई, देखो ये चीज ये बता रहा है कि आपका जो ट्रेडिशनल फायरवॉल था वो पहले क्या क्या कर सकता था, हमने जो डिस्कस किया था, ठीक है। वही पॉइंट मैंने वहाँ पे आपको पढ़ाए थे, वो मैंने बुक से ही देख के लिखे थे। तो वही यही पॉइंट अभी मैंने आपको समझाए थे, ठीक है। कि जो पुराना फायरवॉल था वो एसीएल वगैरह लगा सकता था, आपके लेयर 7 बेस फिल्टरिंग कर सकता था, आपकी यूआरएल बेस फिल्टरिंग कर सकता था, और आपके आईसीएमपी को बाय डिफॉल्ट क्या करता है, इंस्पेक्ट करता है, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे ये बता रहे सिक्योरिटी जोन, इनसाइड आउटसाइड, जो मैंने आपको समझाया, ठीक। कह रहा है ये इंटरनेट है, तो इंटरनेट पे कोई भी यूजर फायरवॉल के पास एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। बाहर से कोई भी अंदर आपके नेटवर्क में नहीं आ सकता। ये जोन इनसाइड है, ये जोन आउटसाइड है, ठीक। इनसाइड वाला हमेशा सिक्योर होता है जिसको 100 मिलता है, और आउटसाइड वाला 0 मिलता है। और तीसरा यहाँ पे आपको दिखा रहा है मोस्ट कंपनी हैव इनसाइड एंड आउटसाइड जोन एज वेल एज स्पेशल जोन, जहाँ पे आपके सर्वर्स वगैरह रखे रहते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, डीमिलिटराइज, ठीक है। देखो इनसाइड से आउटसाइड जा रहा है, इनिशिएट कर रहा है, ठीक है। ये इनिशिएट करके आपके सर्वर्स तक आ सकता है, पर इनसाइड में नहीं जा सकता। आईपीएस मैंने आपको बता दिया था, पहले फायरवॉल और आईपीएस अलग अलग आते थे, ठीक है। तो जैसे आप यूजर नेम पासवर्ड देते हो ना, वैसे ही क्या होता था, डिवाइसेस को वेरीफाई करने के लिए सिग्नेचर्स वगैरह का यूज होता था, ठीक है। यहाँ पे अब ये देखो, अब आगे क्या हुआ, जैसे आपका आईपीएस आईडीएस अलग था और आपका फायरवॉल अलग था, इन्होंने क्या करा, दोनों को मिक्स कर दिया। इन्होंने क्या करा, आपका नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल एनजीएफडब्ल्यू लाए, नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस आ गया, ठीक। एंड नाउ करंट फायरवॉल एंड आईपीएस प्रोडक्ट फ्रॉम सिस्को, अब ये दोनों सिस्को के ही यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। सेम वही चीज है, वही बता रहा है कि आपका लेयर 7 फिल्टरिंग हो सकती है, ठीक है। अटैकर नो दैट फायरवॉल विच फिल्टर मोस्ट वेल नोन पोर्ट्स फ्रॉम इनिशिएट फ्रॉम आउटसाइड जोन टू इनिशिएट जोन। अभी कह रहा है प्रॉब्लम क्या थी कि ज्यादातर जो हैकर्स थे उनको पता चल जाता है कि कौन सा पोर्ट पे रिक्वेस्ट भेजा, तो क्या ब्लॉक हो सकता था, ठीक है। अटैकर यूज मोस्ट पोर्ट स्कैनिंग टू फाइंड पोर्ट दैट अ कंपनी फायरवॉल विल अलाउ। मतलब अटैकर ने क्या करा था, पोर्ट स्कैनिंग करना स्टार्ट कर दिया था, जिससे अटैकर्स को पता चल जाता था कि कंपनी ने कौन से पोर्ट को ओपन रखा है, कौन से पोर्ट को ब्लॉक रखा है। अटैकर अटेम्प्ट टू यूज प्रोटोकॉल फॉर चूसिंग जैसे एचटीटीपी बट विद नॉन स्टैंडर्ड पोर्ट थ्रो पोर्ट स्कैनिंग एज वे टू अटेम्प्ट कनेक्ट एंड होस्ट इनसाइड एंटरप्राइज। मतलब वो कह रहा है कि पोर्ट नंबर वो पता लगा लेते थे, और पोर्ट नंबर की मदद से आप इनसाइड यूजर में क्या कर सकते थे, अटैक कर सकते थे। ट्रेडिशनल फायरवॉल क्या था, एनजीएफडब्ल्यू परफॉर्म ट्रेडिशनल फायरवॉल फीचर। आपका एनजीएफडब्ल्यू का नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वो पुराने फंक्शंस करता था, लाइक स्टेटफुल फिल्टरिंग, नाइट नाइट वीपीएन वगैरह करा सकता था। एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल, द फीचर लुक डीप इनटू द एप्लीकेशन लेयर डेटा टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन फॉर इंस्टेंस हो। अब ये क्या बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। जैसे पोर्ट नंबर की मदद से आपका जो अटैकर्स थे उनको पता लग जाता था पोर्ट स्कैनिंग से कि कौन सा पोर्ट नंबर ओपन है, उससे वो अटैक कर सकता था, ठीक है। तो वहां पे हमने क्या करा, एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल डिफेंस लेके आए, जिसकी मदद से हम क्या करने लगे, डीप पैकेट फिल्टरिंग करने लगे, है ना। द फीचर लुक डीप इनटू एप्लीकेशन लेयर डेटा टू आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन, फॉर इंस्टेंस इट कैन आइडेंटिफाई द एप्लीकेशन बेस्ड ऑन द डेटा।
the rather the port number to defend against attack that use random number, मतलब जो अटैकर आपका रैंडम पोर्ट नंबर यूज करके अटैक कर रहा है उससे प्रिवेंट होने के लिए हमने एक फीचर यूज किया जिसका नाम था एप्लीकेशन विजिबिलिटी एंड कंट्रोल। यूआरएल फिल्टरिंग पहले भी कर सकते थे, अभी भी कर सकते हो, और आपका एनजीआईपीएस, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया यहाँ पे, एनजीआईपीएस और एनजीएफडब्ल्यू इन दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब आपका जो फायरवॉल है और जो आपका आईपीएस है वो अलग अलग नहीं आता, दोनों एक साथ मिक्स होके आते हैं। कह रहा है आईपीएस कंपेयर द सिग्नेचर डेटाबेस विद लिस्ट ऑल नोन एक्सप्लॉइट ऑल मैसेज it generates even often more than security scan can read. The staff must mentally filter events to find the probable needle in the haystack, possible only through the hard work, vast experience and willingness to do. अब ये क्या कह रहा है ना कि जैसे आपका जो नेक्स्ट जनरेशन आईपीएस आया था उसने क्या करा, पहले से ही हमने सारे अटैक्स वगैरह जितने भी होते हैं, जो ज्यादा से ज्यादा अटैकर जो अटैक्स कर सकता है या जो पोर्ट्स वगैरह यूज कर सकता है उनको पहले से क्या कर रखा है, फायरवॉल को डिफाइन कर रखा है कि अगर इस तरह अटैक होता है या ऐसा कोई आपको पैकेट मिलता है जिसमें ऐसा पोर्ट नंबर आपको यूज होता हुआ मिल रहा है तो आप क्या करो, उसको पहले ही ब्लॉक कर दो, ठीक है। तो ये सारे फीचर्स हमने पहले से फायरवॉल पे डिफाइन कर रखे हैं। ये फायरवॉल कैसे पासवर्ड वगैरह लगा सकता है कमांड में। पोर्ट सिक्योरिटी हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, मैंने ये सारी चीजें आपको पढ़ा दी थी पहले ही, पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह, तो इसको तो पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है दोबारा, ठीक है। इतना ही है सिक्योरिटी में आपके, बाकी जो पोर्ट सिक्योरिटी वगैरह दिखा रहा है वो हमें पढ़ना नहीं है, ठीक। मैंने आपको ट्रिपल ए के बारे में बता दिया, बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दी, ट्रीट वल्नरेबिलिटी बता दिया, एक्सप्लॉइट और वीपीएन बता दिया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं वायरलेस। अब देखो वायरलेस की बात कर लेते हैं। वायरलेस का यूज क्यों हुआ, सबसे पहले तो पहले बात ये कर लेते हैं कि वायरलेस का क्या यूज था, ठीक है। पहली बात तो ये जो वायरलेस का क्या होता है, वायरलेस में जो हमारा डेटा ट्रेवल करता है वो डेटा हमारे किस फॉर्म में ट्रेवल होता है, एयर में, ठीक है। मतलब अगर मान लो मैं आपको क्लास में पढ़ा रहा होता और क्लास में जब हम बात करते हैं तो हमारा डेटा जो ट्रेवल होता है दो लोगों के बीच, वो डेटा कैसे ट्रेवल होता है आपका, हवा में शेयर होता है ना, जितना भी कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो सारा कम्युनिकेशन कैसे होता है, एयर में। तो जो वायरलेस है, वायरलेस में हमारा जितना भी डेटा ट्रेवल होता है उसका मीडियम क्या होता है, आपका एयर, ठीक है। कह रहा है when a connection between source and destination is established through radio frequency signals in term as wireless network in wireless communication data travel in air, मतलब आपका जो सोर्स है और देखो और जो डेस्टिनेशन, अभी तक आप जो डेटा ट्रेवल करा रहे थे वो डेटा आप वायर में ट्रेवल करा रहे थे, किसमें, इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में, ठीक। बट अब आपका जो डेटा ट्रेवल हो रहा है वो किस में हो रहा है, फ्रीक्वेंसी में, ठीक। कह रहा कम्युनिकेशन विदाउट एनी फिजिकल कनेक्टिविटी, आपकी कोई भी फिजिकल कनेक्टिविटी नहीं होती, बिना किसकी फिजिकल कनेक्टिविटी के आप डेटा ट्रेवल कराते हो, ठीक है। कह रहा है वायर्ड कनेक्शन अगर आप बना रहे हो तो आई ट्रिपल ए कनेक्शन बनता है 802.13, और अगर आप वायरलेस कनेक्शन बना रहे हो तो 802.11 है, ठीक है।
जैसे अभी तक हम जो वायर का स्टैंडर्ड पढ़ रहे थे वो आपका स्टैंडर्ड कौन सा था, 802.13, ठीक है। अब जो वायरलेस में पढ़ेंगे वो 802.11 पढ़ेंगे। वायरलेस का यूज क्यों पड़ा, कोई बता सकता है कि आखिर वायरलेस की हमें क्या जरूरत थी? आप में से कोई भी बता सकता है कि जरूरत क्या थी वायरलेस की? देखो पहला, जितने भी आपकी मिनी डिवाइस थे, कौन सी डिवाइस, मिनी डिवाइस, जैसे आपका नेट बैंक हो गया, या आपका ईयरफोन हो गया, या आपका मोबाइल हो गया, ठीक है, उन सब में हमारे पास ये पॉसिबल नहीं था कि हम हर जगह क्या लगा सके, RJ45 कनेक्टर, ठीक है। क्योंकि RJ45 कनेक्टर ही लगा सकते थे वायर्स में, और उसकी वजह से हम डिवाइसेस को क्या करते थे, आपस में कनेक्ट करते थे। तो ये पॉसिबल नहीं है कि हर डिवाइस पे हम क्या लगा सके, RJ45 कनेक्टर, जिसकी मदद से हम क्या करें, डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकें, पहली चीज। दूसरी, हर जगह तार लेके नहीं घूम सकते हम लोग, ठीक है। जैसे आपको पता है कि अगर हम कहीं ट्रेवल करते हैं तो ट्रेवल करते समय क्या हम एक तार का जो बंडल होता है उसको साथ में लेके ट्रेवल करें, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। क्योंकि धीरे धीरे हमारा जो इंटरनेट है वो क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो हमारा जैसे इंटरनेट ट्रेवल बढ़ता जा रहा है, और वैसे ही वैसे आपको लग रहा है कि आप, मुझे अगर आपको ट्रेनिंग देनी है तो क्या मैं आपको एक अपना लैपटॉप में तार लेके पूरा दुनिया में घूमता रहूंगा, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। कंपनी क्या करती है, अब कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस होती है, ठीक है। अगर किसी को एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में शिफ्ट कर रहा है तो क्या वो अपना लैपटॉप के साथ अपना तार बांधता हुआ लेकर जाएगा? आपका मोबाइल हो गया, आपका अब तो टीवी भी, आपके ज़्यादातर फ्रिज वगैरह सब कुछ वायरलेस आने लगा है, ठीक है। वाईफाई कनेक्शन से आप क्या कर सकते हो, हर चीज़ को कनेक्ट कर सकते हो, ठीक। पहले हमारे साथ ये प्रॉब्लम थी कि हमें हर जगह वायर लेके जाना पड़ता था। अगर आपको मैंने कोई काम दिया, मान लो कंपनी है आपकी, ठीक, अब कंपनी ने आपको एक सर्वर दे दिया कि भाई ये सर्वर में डेटा है, डेटा लेके तुम क्या चले जाओ, दिल्ली चले जाओ। तो क्या तुम सर्वर के साथ एक तार बांधते हुए लेके जाओगे ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमने क्या करा, चीज़ों को धीरे धीरे कहाँ पे लेके आए, वाईफाई पे, वायरलेस, कि आप क्या कर सकते हो, डेटा को कहीं से भी कनेक्ट करके ट्रेवल ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट ऑफ वायरलेस मीडिया, कह रहा है मिनी डिवाइस, स्मार्टफोन, रिमोट कंट्रोल, आपके जितने भी हो उन सब में हम RJ45 कनेक्टर नहीं लगा सकते थे। इसलिए हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, और दूसरा हमारी प्रॉब्लम थी मोबिलिटी। दोस्त कैन कैरी एनीवेयर, मतलब अगर आप कोई भी डिवाइस लेके जाना चाहते हो तो आपको तार का बंडल लेके ट्रेवल करने की जरूरत नहीं है। अब आप वायरलेस डिवाइसेस को भी ट्रेवल करा सकते हो, ठीक है। कह रहा है जो डेटा आपका ट्रेवल होता है वायरलेस में वो कैसे होता है, फ्रीक्वेंसी में, ठीक। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द RF रेडियो फ्रीक्वेंसी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक सिग्नल्स। जो भी आपके इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक सिग्नल्स होते हैं उनसे ही आपका डेटा क्या होता है, ट्रेवल होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट ट्रेवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, वेव्स आर एक्सपेंड एंड ट्रेवल इन ऑल डायरेक्शन। देखो अब जैसे मैं आपको दिखाऊं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स क्या होते हैं, देखो, ठीक। अब ये जो ऊपर का आपको दिख रहा है ना, ये है आपके इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स, ठीक है। ये क्या है आपके इलेक्ट्रॉनिक, और नीचे का ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, मैग्नेटिक। तो एक इलेक्ट्रॉनिक
और एक मैग्नेटिक सिग्नल जब आपका कंप्लीट होता है तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल। मैंने वैसे तो यहाँ पे बना रखा होगा, ये देखो, ये मैंने बना रखा है। तो ये आपके इलेक्ट्रॉनिक है और ये आपका क्या है? मैग्नेटिक। ठीक, तो आपका डेटा ऐसे ट्रेवल कर रहा है वेव के फॉर्म में। ठीक, जैसे मान लो आप क्या करते हो, पानी है ना, पानी में अगर आप कोई कंकड़ डालते हो तो कंकड़ में जो वेव्स निकलती है वो ऐसे निकलती है ना वेव्स। तो वैसे ही आपका डेटा क्या होता है? ट्रेवल होता है। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉनिक और एक मैग्नेटिक सिग्नल बना के पूरा एक सर्कल बनता है। समझ में आ रहा है? क्या हो गया भाई, आज बोल नहीं रहा कोई? ठीक है, कह रहा है द रेडियो फ्रिक्वेंसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, मतलब इलेक्ट्रॉनिक और मैग्नेटिक सिग्नल्स को बना के क्या बनता है? फ्रीक्वेंसी। कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डज नॉट ट्रेवल इन द स्ट्रेट डायरेक्शन, मतलब आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करती। वेव्स आर एक्सपेंड एंड ट्रेवल इन ऑल द डायरेक्शन, ये मतलब आपका पूरा 360 डिग्री में ट्रेवल होता है। जैसे आपको दिखाऊं, 3D, आप 3D जानते हो ना, जैसे क्या हो गया? एक्स, वाई और जेड। ठीक है, तो पूरा आपका जो डेटा ट्रेवल होता है ये 3D मतलब डायमेंशन में क्या होता है? ट्रेवल होता है। ठीक है, कह रहा है वन वन वेव कंप्लीट वन अप एंड डाउन सर्कल सो इट इज नोन एज साइकिल। जब एक अप और एक डाउन सर्कल कंप्लीट होता है तो उसको हम साइकिल बोलते हैं। इट कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म वेयर वन वेव स्टार्ट फ्रॉम वन पीक एंड फिनिश इन द अदर पीक। देखो, मतलब मैंने आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं कह रहा हूँ जब ये एक अपर, ठीक है, और एक ये लोअर सर्कल जब कंप्लीट होता है तो इसको हम बोलते हैं एक साइकिल। ठीक, एक ये अपर और एक ये लोअर, तो ये एक साइकिल होती है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपकी साइकिल का सर्कल यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ पर जब एंड हो रहा है, ठीक, मतलब एक अपर और एक लोअर ये कंप्लीट कर रहा है तभी एक साइकिल है। ठीक, कहीं से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब मान लो अगर इस एंड पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है और इसी एंड पॉइंट पे आके खत्म हो रहा है तब भी वो एक सर्कल है। मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है और जो एंड पॉइंट है वो दोनों एक ही साथ हैं, तो वही आपका एक सर्कल कंप्लीट होता है। देखो, जैसे मान लो, मैं आपको और अगर मान लो आपका सर्कल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे आके एंड हो गया, तो जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही आपका क्या है? एंड पॉइंट, तो ये एक सर्कल है। ठीक, कह रहा है वन कंप्लीट सर्कल वन सीक्वेंस इज कॉल्ड साइक्लिक पैटर्न और वन फ्रीक्वेंसी आपके 4 साइकिल पर सेकेंड के बराबर होती है। तो जैसे आप क्या करते हो ना, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेसीमीटर, मतलब मीटर्स को, या लीटर हो गया, आपने यूनिट्स को क्या करा, जैसे जैसे आपकी स्पीड इंक्रीज होती जा रही है, डिस्टेंस इंक्रीज होती जाती थी, वैसे आपने उसको काउंट करने की वैल्यू जो होती है ना वो भी इंक्रीज होती जाती है। ठीक, तो उसके लिए आपने यूनिट्स बनाना स्टार्ट किया। वैसे वायरलेस में क्या होता है? वायरलेस में जब आपके 4 सर्कल्स पूरे होते हैं, ठीक, तो उसको बोलते हैं 4 हर्ट्ज, मतलब एक फ्रीक्वेंसी 4 हर्ट्ज के बराबर होती है। और वायरलेस कनेक्शन ऐसे धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा। तो वायरलेस कनेक्शन भी जब आपका इंक्रीज होने लगा तो उसके लिए भी हमने क्या करा, अलग अलग यूनिट बनाना स्टार्ट किया। देखो यहाँ पे मैंने लिखा होगा, it means that when a wave complete 4 cyclic circle per second it is called one frequency। as distance increase, जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होती जा रही है वायरलेस नेटवर्क भी इंक्रीज होता जा रहा है। तो मतलब बहुत हार्ड हो गया रेंज को याद रखना, तो हमने क्या करा, हमने ये रेंज बना रखी है कि 1 हर्ट्ज आपका 1 साइकिल पर सेकेंड होता है, 1 किलो हर्ट्ज आपका 1000 हर्ट्ज के बराबर होता है, 1 मेगा हर्ट्ज आपका 1 लाख, 1 टेंस 100 थाउजेंड 10,000, 1 टेंस 100 थाउजेंड 10,000 लाख, हाँ, 10 लाख हर्ट्ज के बराबर होता है। और आपका गीगा हर्ट्ज ऐसे ही। ठीक है, तो ऐसे ही क्या कर रहा है, हमने यूनिट्स को बनाना स्टार्ट किया है। ठीक है,
और आपकी फ्रीक्वेंसी रेंज बिटवीन 3 किलो हार्ट्स टू 3000 गीगा हार्ट्स इट ऑल्सो कॉल्ड माइक्रोवेव। अब जब आपकी 3 किलो हार्ट्स के लेके 3000 गीगा हार्ट्स तक जाता है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव रेडार। ठीक है, रेडार नहीं था, इसका कुछ नाम था, एक मिनट रुकना, मैं इसको चेंज कर लेता हूँ, मैंने गलत लिख दिया था, यहाँ पे वायरलेस था ये। मुझे पिछले क्लास में एक बच्चे ने बताया तो था, तो मैंने सही नहीं किया था, मैं आपको दिखा दूंगा। बुक पढ़ लेना, बुक में जो मैं आपको जितना बता रहा हूँ सारा किताब में लिखा है। ठीक है, अगर आपको समय मिलता है तो प्लीज़ पढ़ लीजिएगा जरूर। ये RADAR है। ठीक है, इसका नाम है माइक्रोवेव एंड रडार। द माइक्रोवेव कैटेगरी आल्सो कंटेन टू मेन फ्रीक्वेंसी। देखो, आपको अलग अलग फ्रीक्वेंसी याद रखने की कोई जरूरत नहीं है, हमें बस दो मेन फ्रीक्वेंसी याद रखनी होती है, एक होती है 2.4 गीगा हार्ट, एक होती है 5 गीगा हार्ट। ठीक, वेव लेंथ होता है लेंथ ऑफ द वेव, जितनी आपकी वेव की लेंथ बनती जा रही है उसी को हम वेव लेंथ कहते हैं। और ये डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल किसके होता है, डिस्टेंस के। ठीक, अगर आप 2.4 गीगा हार्ट की बात करते हो तो 2.4 गीगा हार्ट में 10 इंटू की पावर 9 साइकिल पर सेकेंड बनते हैं। वेव मोर मीन्स जितने ज्यादा वेव बनेंगे उतने ज्यादा सर्कल बनेंगे। ठीक है, और आपके 5 गीगाहर्ट्ज 5 इंटू 10 की पावर 9 साइकिल्स पर सेकेंड। एम्पलीट्यूड होता है जितनी ज्यादा एनर्जी आप लगाते हो फ्रीक्वेंसी में उतनी, इसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड। ठीक है, अगर हम वायरलेस बैंड और चैनल्स की बात करें तो जैसे आपका आईपी एड्रेस क्या कर रहा था, आईपी एड्रेस आपके नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एक नेटवर्क आईडी की जो रेंज बनती है, जो भी आपका ब्लॉक बन रहा था वो आपके नेटवर्क आईडी को रिप्रेजेंट कर रहा था। ऐसे ही जो ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है वो आपके वायरलेस बैंड को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। तो मैंने आपको बताया दो टाइप के बैंड होते हैं, एक होता है 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक क्या होता है, 5 गीगाहर्ट्ज। The range of this band lies between 2.400 and 2.4835 GHz, रिप्रेजेंट बाय 2.4 गीगाहर्ट्ज। मतलब इसके अंदर अगर आप बात करो तो 14 टोटल फ्रीक्वेंसीज होती हैं 2.4 गीगाहर्ट्ज के अंदर। पर आपको वो फ्रीक्वेंसी याद करने की जरूरत नहीं है, आपको बस 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज चैनल पता होना चाहिए। ठीक, अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये देखो, ये आपके 2.4 का चैनल है, 2.412, 2.417, 2.422 से लेके पूरा 2.484 तक। ठीक है, और ये आपके फ्रीक्वेंसीज के चैनल नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। तो जो वायरलेस में काम करेगा उसको ये पता होने चाहिए। ठीक है, पर अभी के लिए आपको बस दो बैंड का नाम पता होना चाहिए, एक 2.4 गीगाहर्ट्ज और एक 5 गीगाहर्ट्ज। ठीक, और 2.412, 2.417, 2.4, इनके बीच जो डिस्टेंस है वो 0.005 की है। ठीक, और कभी भी दो चैनल्स आपस में कोलाइड नहीं होना चाहिए। कोलाइजन का मतलब होता है, अगर मैं आपको दिखाऊं तो जैसे अगर आपने चैनल 1 और चैनल 2 यूज कर लिया तो चैनल 1 यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है, और चैनल 2, तो ये आपस में क्या हो रहा है, ये कोलाइड कर रहा है। मैंने आपको बताया था ना, जैसे हब है, हब क्या करता है, अगर हब के पास डेटा दो जगह से एक साथ आ जाता तो वहाँ कोलिजन हो जाता था ना, वैसे ही वायरलेस में होता है। वायरलेस में अगर आपने दो ऐसे चैनल यूज कर लिए जिनका डेटा आपस में क्या हो रहा है, कोलाइड हो रहा है, तो वहाँ पे कोलिजन हो जाता था। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अगर आप चैनल सिलेक्ट कर रहे हो तो आप दो अलग अलग चैनल सिलेक्ट करो जो आपस में कोलाइड ना कर सके। जैसे 1 हो गया और क्या हो गया, 6 हो गया। तो 6 का डेटा यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे खत्म हो रहा है और 1 का यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे, इनके बीच आपस में कोलिजन नहीं हो रहा। अगर आप 2 3 4 5 में कोई भी ले रहे हो तो वो डेटा क्या कर रहा है, कोलाइड कर रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप 5 गीगाहर्ट्ज की बात करो तो 5 गीगाहर्ट्ज में अपने खुद के चार अलग अलग चैनल होते हैं। ठीक है, एक होता है 1.50 से 5.250, 5.250 से 5.350, 5.350 से लेके 5.470। ठीक है, अगर 5.350 से लेके 5.470 की बात करते हो तो ये आपका, आप देख रहे हो ना, जैसे यहाँ पे 5.150 से स्टार्ट हुआ था और 5.250 में स्टार्ट हुआ, खत्म हुआ, और 2.50 से अगला स्टार्ट हो गया था। पर अगर आप यहाँ देख रहे हो तो 3 और 4 के बीच कुछ बैंड गायब है। ये बैंड गायब नहीं है, एक्चुअली ये गवर्नमेंट एजेंसीज ने अपने अंडर में रखे हुए हैं। जैसे मैंने आपको क्लास ई की आईपी रेंज बताई थी,
क्लास ई की जो रेंज थी वो हमें पता नहीं किस लिए यूज होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के पास है। ऐसे कुछ चैनल्स यहाँ पे किसके अंडर में है, गवर्नमेंट के अंदर, ठीक है। और आपके 5.825 से लेकर 5.9 तक का एक बैंड है, वो भी गवर्नमेंट के अंडर में है। आपके एनपी की बुक में तो दे रखा है, शायद एनए की बुक में नहीं दे रखा। हाँ, एनपी में बता रखा है इन्होंने। दिखा देता हूँ मैं आपको। जी मैम। जैसे देखो मैं यहाँ वायरलेस में कनेक्शन में, मैं वायरलेस कनेक्शन है ना मेरे पास, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिख के आ रहा है, ये चैनल्स के नाम होते हैं। यहाँ पे दिखा नहीं रहा है। यहाँ पे ये दिखाना चाहिए, क्योंकि ये देखिए, ये नेटवर्क बैंड लिखा है, कितना लिखा है, 5 गीगाहर्ट, ठीक है। तो नेटवर्क बैंड्स हमें पता होने चाहिए, खाली 5 गीगाहर्ट और 2.4 गीगाहर्ट। फ्रीक्वेंसी क्या चल रही है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक। मैम टू, मतलब ये ना, ये अलग अलग चैनल्स नंबर है। जो चैनल्स, जैसे आप एफएम रेडियो सुनते हो ना, एफएम रेडियो में आपको चैनल सिलेक्ट करने पड़ते हैं ना, वैसे ही है ये भी। मतलब फिर से बताइए। हाँ, हाँ, मतलब 2.4 गीगाहर्ट में स्पीड कम आती है, 5 गीगाहर्ट में स्पीड ज़्यादा अच्छी आती है। ये स्पीड्स में डिपेंड होता है आपका, कि जितने ज़्यादा, जितना अच्छा बैंड है उतनी अच्छी स्पीड आएगी आपके पास, ठीक है। यहाँ पर अगर आप ऊपर आओ ना, तो यहाँ पे बुक में दिखा रखा है इन्होंने, यू माइट हैव नोटिस, जहाँ ये मैंने एनपी एनए की बुक में दे रखा है, अच्छा देखो, ये दे रखा है इन्होंने। You might have noticed the most 5 giga band are continue except for the gap of 5.350 to 5.470. At the time of writing, the gap exists and cannot be used for the wireless line. तब यूज नहीं होगा, पर बाद में गवर्नमेंट एजेंसीज ने क्या करा, उसको यूज कर लिया अपने पास। और एक और बैंड भी है इनके पास, 5.825 से लेके 5.925। तो ये दो जो बैंड है, ये बैंड गवर्नमेंट एजेंसीज ने अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा वायरलेस का वो आता है चार्ट, ये वाला देखो। अगर आप जीरो से स्टार्ट होके जाते हैं, 0 10 की पावर 21 तक, ठीक है। इसमें हम जो काम करते हैं वो आपका यहाँ पे आता है, माइक्रोवेव एंड रडार में। इसके नीचे आपका टेलीविजन, एफएम रेडियो, आपका शॉर्ट वेव रेडियो, गामा रेस, अल्ट्रा रेस, सारी आती है इसी चार्ट के अंदर आती है, ठीक है। तो आपको इतना डीप में जाने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, बट आपको खाली जो मेन पता होना चाहिए, आपको बस माइक्रोवेव एंड रडार के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बताया ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग। नॉन ओवरलैपिंग का मतलब है कि अगर आप दो चैनल ऐसे सेलेक्ट करते हो जिनके बीच कोलिजन हो गया, तो वो नॉन ओवरलैपिंग है, सॉरी वो ओवरलैपिंग हो गया। और अगर दो चैनल ऐसे सेलेक्ट करते हो जो अलग अलग है, तो वो नॉन ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसके, एपी की। अब देखो मैं आपको समझाता हूँ एपी क्या है। जैसे स्विच था, ठीक है, या हब था। हब का यूज क्यों किया था, कोई बता सकता है हमें, हब का क्या यूज था हमारा, या स्विच का क्या यूज था। नहीं है मैम, है ना। यही काम होता है हमारा एक्सेस पॉइंट का। एक्सेस पॉइंट क्या करता है, जितने भी आपके वायरलेस डिवाइसेस होते हैं ना, वायरलेस डिवाइसेस को भी तो हमें आपस में क्या करना होता है, कनेक्ट करना होता है। तो वायरलेस डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट करने के लिए हमारे पास एक डिवाइस होता है जिसका नाम क्या होता है, एक्सेस पॉइंट।
एक्सेस पॉइंट की मदद से आपके जितने भी वायरलेस डिवाइसेस हैं वो आपस में क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखो क्या लिखा है, इट इज अ वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइस विच इज यूज टू कनेक्ट डिफरेंट डिवाइसेस लाइक कंप्यूटर, लैपटॉप, स्विच टू मेक कम्युनिकेशन पॉसिबल ऑन द एक्सेस पॉइंट। अगर मैं आपको एपी दिखाऊं ना, मतलब एक्सेस पॉइंट दिखाऊं, तो आपको ऑफिस वगैरह में लगे होंगे, अगर आपने ध्यान दिया होगा। देखो ये होते हैं एपी, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो दीवार पे ऊपर लगे हुए होते हैं। ठीक है, आपके ऑफिस वगैरह में ऐसे एपी कनेक्ट होंगे। तो ये जो है ना, ये क्या करता है, मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है, जितनी भी वायरलेस डिवाइसेस होती हैं। ठीक है, अगर आप मेट्रो वगैरह में ट्रेवल करोगे या ऑफिस वगैरह में काम करोगे, या तो जो स्टूडेंट एनबी आते होंगे ना, उन्होंने देखा होगा ऊपर छत पे लगा होगा। इसके बाद आपका एक्सेस पॉइंट कुछ पैरामीटर यूज करता है, जैसे सबसे पहले क्या है, एसएसआईडी। एसएसआईडी क्या है, इट इज अ शॉर्ट फॉर सर्विस एसेट आइडेंटिफायर, इसका फुल फॉर्म होता है सर्विस आइडेंटिफायर। एवरी एपी मस्ट यूनिक नेम और लॉजिकल नेम ऐसा आइडेंटिटी। जैसे आपकी आईपी एड्रेस थी, आईपी एड्रेस एक लॉजिकल आइडेंटिटी थी ना, जिसकी मदद से आप नेटवर्क डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकते थे, वैसे ही आपका एसएसआईडी होता है किसके ऊपर, एपी के ऊपर। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखो, ये क्या है, ये जो नाम लिख के आ रहा है ना, अंकुश, अंकुश 2.4, www.excited.com, शिवा, FTH, ये सब SSID हैं। इन्हीं SSID की मदद से हम वाईफाई से क्या हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो ये लॉजिकल नेम्स आपको एपी के ऊपर कॉन्फ़िगर करने होते हैं। डन है। इसके बाद देखो ये है BSS आईडी। अब जैसे आपकी आईपी तो लॉजिकल होती है ना, तो आईपी जो लॉजिकल आईपी होती है, वो तो आप मल्टीपल डिवाइसेस में को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। ठीक, मतलब एक एसएसआईडी, मतलब सेम नेम की एसएसआईडी आप मल्टीपल एपी पे क्रिएट करा सकते हो। ठीक है, जैसे मान लो ये एपी है और ये दूसरा एपी है। अब इस एपी पे आपने एक एसएसआईडी बना दी आयुष नाम से, इस पे भी क्या बना दी, आयुष नाम से। अब ये सिस्टम आपका कनेक्ट है, इससे कनेक्ट हो रहा है या फिर इससे कनेक्ट हो रहा है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका जो सिस्टम है वो किस एपी से कनेक्ट है, इससे या इससे। समझ में आ रहा है। तो उसके लिए आइडेंटिफाई करने के लिए एक दूसरी चीज होती है जिसको बोलते हैं BSSID। कह रहा है इट इज अ शॉर्ट फॉर्म फॉर बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर, द टर्म विच इज यूज टू रिप्रेजेंट मल्टीपल पॉइंट मैक एड्रेस इज कॉल्ड BSSID। जैसे मैंने SSID बताई, क्या बताई, SSID आपका क्या होता है, आईपी एड्रेस। वैसे आपका जो मैक एड्रेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, BSSID। ठीक है, बेसिक सर्विस सेट आइडेंटिफायर। आपका आईपी काम करता है, आईपी अलग अलग डिवाइसेस की सेम हो सकती है, पर मैक एड्रेस कभी भी डिवाइसेस का सेम नहीं हो सकता, यह बात आपको पता है। ठीक है, तो अगर आपकी एसएसआईडी सेम हो रही है तो आप बीएसएसआईडी से पता लगा सकते हो कि आप किस एपी से कनेक्ट हो। डन है। जैसे आप देखो, मैं आपको क्या एग्जांपल देता हूँ, देखो जैसे आप इंटरनेट से जब कनेक्ट होते हो ना, तो इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए आपको यूजर नेम और पासवर्ड चाहिए होता है। तो जो यूजर नेम आप देख रही हो ना, वो यूजर नेम ही आपका एसएसआईडी है। देखो जैसे मैं यहाँ वाईफाई से कनेक्ट हूँ, तो मुझे ये अंकुश नाम से कनेक्ट होना पड़ रहा है ना। ये अंकुश यहाँ पे देखिए क्या लिख के आ रहा है, क्या मेरा कर्सर है, ये अंकुश ही एसएसआईडी। अगर आपको मल्टीपल एसएसआईडी क्रिएट करनी है तो आप एपी पे जाके मल्टीपल एसएसआईडी कनेक्ट कर सकते हो। हाँ, मैम अलग है, टेक्नोलॉजी अलग है। जी, ठीक है। और जैसे आपको ये लास्ट में फिजिकल एड्रेस दिख रहा है ना, मैक, ये फिजिकल जो मैक है ना, ये आपका बीएसएसआईडी है। ठीक, इसके बाद देखो क्या है आपका बीएसएस। अब मैं आपको बताता हूँ बीएसएस क्या है, देखो जैसे मान लो ये आपका एपी है। ठीक, अब एपी की आपको पता है कि अगर आपके घर में वाईफाई लगा तो उस वाईफाई की क्या होगी, कोई रेंज होगी ना। उस रेंज के अंदर अगर आपका सिस्टम या आपका मोबाइल आ रहा है तब तो आप उससे कनेक्ट हो सकते हो।
अगर उस सिस्टम, अगर आपका मोबाइल जो है वो उस एपी की रेंज के अंदर आ रहा है तो आप उससे कनेक्ट हो पाओगे। अगर वो उस एपी की रेंज से बाहर जा रहा है तो आप उससे क्या हो जाओगे, डिस्कनेक्ट। तो वो जो रेंज है ना, वो जो सर्कल आप बना रहे हो, वो सर्कल होता है आपका बीएसएस। बीएसएस क्या होता है, बेसिक सर्विस सेट। Basic service set. Every access point have must range or radius called basic set service. जो उसकी रेंज होती है उसको ही हम क्या बोलते हैं, BSS. Any device that want to connect with the AP, जो भी डिवाइस आपके एक्सेस पॉइंट, आपके एपी से कनेक्ट होना चाहता है, उसको उस बीएसएस के अंदर आना पड़ेगा। ठीक है। द एक्सेस पॉइंट इज लाइक द हार्ट ऑफ बीएसएस। एक्सेस पॉइंट क्या होता है, आपके एपी का हार्ट होता है एक तरह से। ठीक है। अगर आपको उस एपी से कनेक्ट होना है तो आपको उस बीएसएस के अंदर आना पड़ेगा। किसकी मदद से आप कनेक्ट हो सकते हो, एसएसआईडी और बीएसएसआईडी की मदद से कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है। कह रहा है लेट सपोज होस्ट ए वांट टू कनेक्ट विद होस्ट बी, सो इट मस्ट फर्स्ट कनेक्टेड विद एपी। अगर दो एंड डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट होना है तो उन्हें एपी से कनेक्ट होना होता है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा थोड़ा। देखो अगर आप पैकेट ट्रेसर में जाओगे तो यहाँ पे आपका ये सिस्टम है ना, एक पीसी ये ले लेते हैं, एक ये पीसी ले लेते हैं, और एक ये लैपटॉप ले लेते हैं, और एक ये लैपटॉप ले लेते हैं। अगर इनको अब मुझे आपस में कनेक्ट करना है तो मुझे उसके लिए क्या चाहिए होता था, पहले स्विच। स्विच की मदद से आप इनको कनेक्ट कर सकते थे ना। अब यहाँ पे मुझे किसकी जरूरत पड़ती है, ये आपका आईपी है। देखो ठीक है। अगर आपका एपी आपके डिवाइसेस से ऐसे अपने आप कनेक्ट नहीं होगा, आपको पहले क्या करना पड़ता है, एक बात बताओ। अगर आपको किसी वायरलेस डिवाइस से कनेक्ट होना है तो सबसे पहले आपके मोबाइल को या आपके सॉफ्टवेयर को या आपके हार्डवेयर को उस वायरलेस डिवाइस को सब कनेक्ट होने के लिए अडेप्टर की जरूरत पड़ती है ना, एनआईसी कार्ड होना चाहिए ना। अगर आपके लैपटॉप में एनआईसी कार्ड नहीं होगा तो आप लैन केबल कहाँ कनेक्ट करोगे। समझ में आ रही मेरी बात। इसी तरीके अगर आपके पास वायरलेस अडेप्टर नहीं है, अपने एंड डिवाइस के पास, अपने लैपटॉप में वायरलेस अडेप्टर नहीं है या आपके मोबाइल में नहीं है, तो आप एंड डिवाइस मतलब वायरलेस डिवाइस से कभी कनेक्ट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, पहले पीसी के पास जाएंगे। ठीक है। इसको ओपन करेंगे। ये जो आप रेड बटन देख रहे हो, इस रेड बटन को ऑफ कर देना। ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइट जल रही थी, वो ऑफ हो गई। देखो ये लाइट जल रही है, ये लाइट ऑफ हो गई। जैसे लाइट ऑफ होगी आपको नीचे जाना है यहाँ पर, और यहाँ पे ये जो अडेप्टर दिख रहा है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना। ये जो अडेप्टर था इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे क्या कर देना, ड्रॉप। सबसे ऊपर वाले मॉड्यूल पे आना, यहाँ पे लिखा है WMP300N। यहाँ पे ये आपका 2.4 गीगाहर्ट्ज का वायरलेस अडेप्टर है। ठीक है। इसको यहाँ से सिलेक्ट करना और ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना। ऊपर आना, इसको ऑन कर देना। अभी देखना ये वाला पीसी कनेक्ट हो जाएगा। ये वाला पीसी देखो कहाँ कनेक्ट हो गया, इस एपी से कनेक्ट हो गया। ठीक है। दोबारा बताता हूँ, देखो क्या करना है आपको, यहाँ पीसी में जाना। सबसे पहले अपने सिस्टम को यहाँ से क्या कर देना, ऑफ। यहाँ पे लाइट बंद हो जाएगी। ठीक है। नीचे आना, ये जो अडेप्टर है इस अडेप्टर को सिलेक्ट करके यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप कर देना। ऊपर जाना WMP3007 पे, ये जो अडेप्टर है इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे लाके ड्रैग करके यहाँ पे ये आइकन देखो, आइकन हट गया, यहाँ पे ड्रॉप कर देना। ठीक है। और इसको स्टार्ट कर देना। जैसे आप स्टार्ट कर दोगे ये कनेक्ट हो जाएगा। देखो कनेक्ट हो गया एपी से। अब मैं आपको लैपटॉप में बताता हूँ कैसे करना है। लैपटॉप पे जाना, ये आपको बटन दिख रहा है, इसको ऑफ कर देना, ये लाइट ऑफ हो जाएगी। ये बटन है। ठीक है। ये जो अडेप्टर है इसको उठाना, इसको यहाँ लाके ड्रॉप कर देना, तो अडेप्टर हट जाएगा यहाँ से। यहाँ नीचे ये अडेप्टर है, इसको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर देना और वापस जाना, लैपटॉप ऑन कर लेना। तो ये भी अभी कनेक्ट हो जाएगा। देखो ये उधर कनेक्ट हो गया। ठीक है। यहाँ पे जाना, वापस जूम इन, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देना।
इसको सिलेक्ट करके यार ड्रैग करके ड्रॉप करना, इसको यहाँ पे ड्रॉप कर देना, इसको ऑन कर लेना। अब देखो ये वायरलेस डिवाइसेस क्या हो गई, आपस में एपी से कनेक्ट हो गई ना। अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये दोनों पीसी जो हैं, ये वाले दोनों, अब मैं क्या चाहता था, मैं चाहता था ये दोनों जो पीसी है ना इधर वाले, ये दोनों पीसी तो इस एपी से कनेक्ट हो, ठीक है, और ये दोनों पीसी इस एपी से कनेक्ट हो। तो आप क्या करना पड़ेगा, एपी पे जाना, कॉन्फ़िगर पोर्ट नंबर 1, ठीक है, पोर्ट नंबर 1 पे जाके यहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट लिखा है, डिफ़ॉल्ट में नाम दे देना, जो नाम आप दोगे वही एसएसआईडी बनेगी। तो जैसे मैंने नाम दे दिया सीसीएनए, ठीक है। सीसीएनए देने के बाद देखो ये चैनल नंबर्स हैं, जो आपका अलग अलग बैंड है, पर आपको अलग अलग चैनल सेलेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कुछ भी सिलेक्ट कर लेना, वही फ्रीक्वेंसी सिलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे मैं अभी ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करूंगा, पर दिखा देता हूँ। जैसे आप WEP पे जाओ, यहाँ पे जाना, WEP की एग्जाम्पल, ये एक की देगा, ये की यहाँ से कॉपी करना और इसको लाके यहाँ पे सिलेक्ट करना और यहाँ पेस्ट कर देना, ठीक है। तो अब देखो मैंने क्या करा, मैंने इसको एक SSID दे दी, ठीक है। जो भी इस एपी से कनेक्ट होना चाहता है उसके पास ये SSID होनी चाहिए, ये चैनल नंबर होना चाहिए और ये पासवर्ड होना चाहिए। अगर ये पासवर्ड और ये चैनल नंबर वगैरह सेलेक्ट नहीं है तो वो कभी भी उस एपी से कनेक्ट नहीं हो सकता। अब देखो इस एपी से कोई कनेक्ट नहीं है, ठीक। अगर मैं यही काम इस एपी पे कर दूं, कॉन्फ़िगर में जाना, पोर्ट नंबर 1, इसको नंबर देना 1, यहाँ पे नाम देना CCNP। अब आप CCNP में जाओगे, अगर आप पढ़ोगे आगे, तब तक CCNA में रहोगे वैसे भी, CCNP WEP, और यहाँ पे मैं पासवर्ड में देखो 2 की जगह लास्ट में 1 दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखो अब इस एपी से कोई भी कनेक्ट नहीं हो रहा, इस एपी से भी कोई कनेक्ट नहीं हो रहा, क्यों? क्योंकि आप सिस्टम को SSID और पासवर्ड चाहिए। तो आप क्या करो, इस सिस्टम पे जाओ, कॉन्फ़िगर वायरलेस 0, ठीक है, यहाँ पे SSID लिख देना, क्या कैपिटल में दिया था ना मैंने यहाँ पे। WEP में जाना, यहाँ पे पासवर्ड पेस्ट कर देना। तो जैसे आप पासवर्ड पेस्ट करोगे, अब देखो ये वाला एपीसी इस वाले एपी से कनेक्ट हो गया। इसी तरीके इधर आओ, कॉन्फ़िगर वायरलेस 0, CCNA WEP पेस्ट कर देना, कनेक्ट हो गया। अब ये दोनों पीसी ना आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, ये दोनों पीसी आपस में क्या कर सकते हैं, कम्युनिकेट, ठीक है। अगर मैं इधर भी ऐसे चाहूँ तो कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, देखो कॉन्फ़िगर वायरलेस 0, CCNP वेब 1, CCNP वेब 1, कनेक्ट हो गया ना। यहाँ पे आईपी दे दो, क्या ठीक है। तो ये देखो अब ये दोनों एपी और पीसी से आपस में क्या, मतलब ये दोनों पीसी इस एपी से कनेक्ट हो गए और ये दोनों पीसी इस एपी से कनेक्ट हो गए। समझ में आया?
देखो पैकेट जा रहा है, गया, आर्म जनरेट हुई, आर्म जनरेट होकर किसके पास गई, ठीक है, ये देखो वापस ऊपर गया, ये ब्रॉडकास्ट होगा, और ये आईसीएमपी गया, और आईसीएमपी चला गया नीचे। एपी हमेशा ब्रॉडकास्ट करता है, तो एपी के पास जहाँ भी कोई भी इंफॉर्मेशन जाती है एपी हमेशा ब्रॉडकास्ट कर देता है, ठीक है। तो ये देखो वापस ऊपर जाएगा और ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, और ये एपी को पीसी को क्या मिल गया, रिप्लाई, आ गया रिप्लाई। और यहाँ पे देखो अगर आप इस पैकेट को ओपन करो ना, तो यहाँ पे देखो क्या दिखा रहा है, 802.11 वायरलेस, ठीक है। तो आपका जो आईसीएमपी था, आईपी था, वाईपी किसमें इंकैप्सुलेट हो गया, आपके वायरलेस अडेप्टर पे, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज और दिखा देता हूँ आपको, चलो अच्छा पहले थ्योरी करा देता हूँ फिर दिखाता हूँ। इतना समझ में आ गया, क्या रहा है, होस्ट ए कैन नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद होस्ट बी, दे बोथ कैन कम्युनिकेट बाय एपी, दोनों पीसी से आपस में कनेक्ट नहीं होंगे, अगर उन्हें कनेक्ट होना है तो वो किससे कनेक्ट होंगे, एपी से। इट इज नॉट पॉसिबल टू होस्ट ए डायरेक्टली कनेक्टेड विद होस्ट बी, क्यों, क्योंकि अगर होस्ट ए होस्ट बी आपस में कनेक्ट हो गए तो हमारा जितना भी प्रोसेस था वो सारा क्या हो गया, बेकार हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज है जिसको बोलते हैं बेसिक सर्विस आइडेंटिफायर। अब मैं बताता हूँ बेसिक सर्विस आइडेंटिफायर क्या होता है। देखो क्या रहा है, एज द नेम सजेस्ट द बेसिक सर्विस सेट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एपी, दैट दो, अभी देखो सर आपने बताया था कि दो वायरलेस डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती, अगर दो वायरलेस डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गई तो वहां पे फिर एपी का हिमांशु सर आपको कनेक्ट नहीं किया क्या मैंने, ठीक है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट नहीं हो सकती, अगर दो डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो गई तो फिर हमने जो मतलब एपी वाला जो काम करना था वो काम कैसे होता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है कि अगर दो एपीस आपस में कनेक्ट होते हैं तो एज द नेम सजेस्ट द बेसिक सर इंडिपेंडेंट, ठीक है, एपी वो बिना एपी के काम कर सकते हैं, कैसे देखो, एपी वायरलेस क्लाइंट कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर डायरेक्टली विदाउट कनेक्टिंग विद एपी, इसको क्या बोलते हैं हम, एडहॉक वायरलेस नेटवर्क। कह रहा है वन ऑफ द, देखो एक इसको समझाने से पहले आपको बताता हूँ, आप शेयरिट यूज करते थे ना, शेयरिट यूज करके आप क्या करते थे, डेटा को शेयर करते थे, तो जिस डिवाइस से आपको डेटा को शेयर करना होता था आप देखते थे वहां पे क्या होता था, फोन में एक सर्कल बन के आ जाता था, जैसे आपका फोन है तो फोन में एक सर्कल बनता था ना, उस सर्कल में अगर आपकी फोटो आती थी, उस फोटो को आप सिलेक्ट करते थे तभी आपको डेटा दो डिवाइसेस के बीच शेयर हो पाता था, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे जो डिवाइस सर्कल बनाती थी ना, ये डिवाइस एक तरह से क्या बन जाती थी, एपी, लिखा वन ऑफ द वायरलेस क्लाइंट बिहेव लाइक एपी, ये जो आपका डिवाइस थी अपने आप को एपी बनाती थी और अपना नेटवर्क एडवर्टाइज करने की कोशिश करती थी, ठीक है। अगर आप इसके नेटवर्क के अंदर फॉल हो जाते थे तभी आप डेटा शेयर कर सकते थे, ठीक। इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट बेसिक सर्विस सेट, डन है। देखो यूनिडायरेक्शनल क्या होता है और बाई डायरेक्शनल क्या होता है। यूनिडायरेक्शनल आपका सिंप्लेक्स की तरह था, सिंप्लेक्स में क्या करते थे, एक डिवाइस एक बार कम्युनिकेट कर सकती है पर वापस उसको कोई रिप्लाई नहीं मिलेगा, है ना, मतलब मैं बोल रहा हूँ पर आपकी तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, ये क्या है, सिंप्लेक्स मोड। When a sender and receiver communicate only in one direction through radio frequency, then the type of communication is known as unidirectional. A device can only be either send or receive. खाली मैं भेज सकता हूँ या तो मैं रिसीव कर सकता हूँ, एक ही तरफ से होगा बस। Bidirectional when a two device communicate in both way but at the one time through frequency, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ आप सुन रहे हो, जब आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ, तो ये बाई डायरेक्शनल हो गया, ठीक है, जिसको हम हाफ डुप्लेक्स बात करते हैं। आपके वायरलेस में फुल डुप्लेक्स नहीं होता, ठीक है, या तो सिंप्लेक्स होता है या तो हाफ डुप्लेक्स होता है, वायरलेस फुल डुप्लेक्स को सपोर्ट नहीं करता, ठीक। डीएसएस क्या था देखो, अब एक बात बताओ, मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। अब ये जितने भी एंड डिवाइस थे वो तो इस एपी से कनेक्ट हो गए,
अब जितने ये एंड डिवाइस थे ये भी एपी से कनेक्ट हो गए, है ना। तो क्या ये पीसी अब इस पीसी से कम्युनिकेट कर पा रहा है? कर पा रहा है। ये पीसी भी इस पीसी से कम्युनिकेट कर पा रहा है, कोई दिक्कत हो रही है? कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक। पर अब बात क्या हो रही है कि क्या इन पीसी को बस आपस में ही कम्युनिकेट करना है? जो पीसी है, क्या इन पीसी को बस आपस में ही कम्युनिकेट करना है? इनको इंटरनेट वगैरह का एक्सेस नहीं चाहिए? इनको इंटरनेट का भी तो एक्सेस चाहिए ना। मतलब जो आपका एपी है उसको कहीं ना कहीं से तो इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए, क्योंकि इन पीसी को भी तो इंटरनेट के पास जाना है। वो कैसे जाएगा? देखो यहाँ पे क्या होगा, एपी जो आपका है ना, एपी आपका वायरलेस और वायर्ड दोनों मीडिया यूज कर सकता है। जो आपका एपी है ना, वो आपका वायरल और वायरलेस दोनों मीडिया यूज कर सकता है। मतलब यहाँ पर आपका एपी ऐसे कनेक्ट हो सकता है, देख रहे हो। अब यहाँ पे क्या होता है, जो आपका एपी होता है, एपी के पास एक ईथरनेट पोर्ट होता है। क्या होता है? ईथरनेट पोर्ट, जिसकी मदद से वो आपके वायर्ड डिवाइसेस से क्या हो सकता है? कनेक्ट हो सकता है। तो अब अगर इस पीसी को इंटरनेट का एक्सेस चाहिए तो वो यहाँ पे एपी के पास जाएगा, एपी स्विच के पास जाएगा, और स्विच किसके पास चला जाएगा? आपके इंटरनेट के पास, ठीक है। तो आप स्विच के पोर्ट को अलग अलग वीलैन का मेंबर भी बना सकते हो सकता है आपने इसको वीलैन 10 में डाल दिया, इसको किस में डाल दिया? वीलैन 20 में। तो जब आप वीलैन 10 और वीलैन 20 बना रहे हो तो उसके लिए आपको क्या बनानी पड़ेगी? अलग अलग एसएसआईडी और अलग अलग बीएसएसआईडी बनेगी, ठीक है। देखो क्या लिखा है, पढ़ाता हूँ मैं आपको। इन बीएसएस मल्टीपल डिवाइसेस आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद एपी। मतलब अगर जो आपके बीएसएस के अंदर आ रहा है तो वो एपी से कनेक्ट हो सकता है विद द हेल्प ऑफ रेडियो फ्रिक्वेंसी। एपी आल्सो मैनेज बीएसएस। एपी बीएसएस को मैनेज करती है, पर एपी का काम बीएसएस को मैनेज करना नहीं था। एपी का काम क्या था? डिवाइसेस को कनेक्ट करना, ठीक। द डिवाइस विच आर कनेक्टेड विद एपी आल्सो नीड इंटरनेट कनेक्टिविटी। जो भी डिवाइसेस आपके एपी से कनेक्ट हो रहे हैं उनको इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए। एपी के पास वायर और वायरलेस कैपेबिलिटीज दोनों होती है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ वायर्ड एंड इथरनेट मीडिया, एपी कनेक्ट विद अपलिंक नेटवर्क, एंड अपलिंक नेटवर्क इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। मतलब अब ये जब आपने लिंक ऊपर लगा दिया, कहाँ पे? ये अब ये आपका क्या बन गया? डीएसएस, डीएस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां पे आपका एपी एक वायर कनेक्शन से स्विच से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। ठीक। और इस स्टैंडर्ड को क्या बोलते हैं? 802.11 कनेक्टेड विद अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम मतलब वो वाला पोर्ट जो ऊपर की तरफ स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है। कह रहा है एपी इज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैपिंग वीलैन टू एसएसआईडी। एपी क्या करता है? आपके एसएसआईडी को वीलैन से मैप करता है। तो अलग आप अगर मल्टीपल वीलैंस बना रहे हो तो मल्टीपल वीलैंस के लिए मल्टीपल एसएसआईडी और मल्टीपल बीएसएसआईडी बनती है, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, मल्टीपल वीलैन कैन मैप विद मल्टीपल एसएसआईडी टू अचीव एपी मस्ट कनेक्टेड विद स्विच लिंक। अगर यहाँ पे आपका जो एपी है वहाँ पे मल्टीपल वीलैंस बनी हुई है, मल्टीपल बीएसएस बने हुए हैं, तो जो लिंक एपी का आपके स्विच से कनेक्टेड है उसको ट्रंक बनाना पड़ेगा, ठीक है। एक्सटेंडेड सर्विस सेट क्या होता है? One AP cannot cover the entire geographical area where the wireless client are located. So in order to cover the entire geographical area, we need more AP so the retrieve wireless client could join the available BSS in that we extend the BSS. देखो अभी क्या कह रहा है, एक एपी की मदद से एक सिंगल एपी की मदद से आप पूरा वर्ल्ड को कनेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे आपको किसकी जरूरत पड़ती है? मल्टीपल एपीज की जरूरत पड़ती है, जो आपके मल्टीपल नेटवर्क्स को कनेक्ट करने में क्या करता है? हेल्प करता है, ठीक है। अब एपी आपके दो तरह के आते हैं, एक ऑटोनोमस एपी आता है, एक लाइट वेट एपी आता है, ठीक है। ऑटोनोमस एपी को हम बोलते हैं स्टैंड अलोन एपी। क्यों? क्योंकि ऑटोनोमस एपी पे सारी कॉन्फ़िगरेशन आपको मैन्युअली करनी पड़ती है, ठीक। आपको डायनेमिकली कॉन्फ़िगरेशन नहीं करती। जैसे देखो आपको 500 पीसी है, अब 500 पीसी पे आप स्टैटिकली आईपी दिला रहे हो,
सारा काम खुद कर रहे हो ना, वैसे ही आपका ऑटोनोमस एपी होता है। सारा डीएससीपी फिल्टरिंग, मैप फिल्टरिंग जो भी करनी है, आप सारा खुद एपी पे जाके करोगे। वीलैन बनानी है, ट्रंक बोर्ड बनाना है, आप खुद करोगे, ठीक है। इसीलिए आपको जो जितना काम है वो सारा मैनुअली करना पड़ता है। इसीलिए हम ऑटोनोमस एपी का यूज नहीं करते। हम एक दूसरी तरह का एपी आता है जिसको बोलते हैं लाइट वेट एपी, ठीक है। हम लाइट वेट एपी का यूज करते हैं रियल लाइफ सिनेरियो में। लाइट वेट एपी का नाम लाइट वेट है, मतलब वो बहुत लाइट वेटेड होता है, इसलिए एक तरह से उसका नाम लाइट वेट एपी रखा गया है, ठीक है। और सारी कॉन्फ़िगरेशन उस पर डायनेमिकली होती है, आपको स्टैटिकली करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब ये चीज़ हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि 3 टाइप का आर्किटेक्चर होता है। आपका कोर लेयर, जहाँ पे आपका एएसए राउटर और आपका मल्टीपल लेयर स्विच लगता है। डिस्ट्रीब्यूशन लेयर सिस्टम, जो आपका कोर लेयर और एक्सेस लेयर के बीच कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, जहाँ लेयर 3 स्विच, राउटर, लेयर 2 स्विच या ईथर चैनल वगैरह कन्फिगर होता है। और एक्सेस लेयर जहाँ पे आपका लेयर 2 स्विच होता है। अब वहीं पे आपका क्या कनेक्ट होता है, एपी, ठीक है। देखो, मैं दिखाता हूँ आपको। चैप्टर पढ़ लेना किताब से, अगर आप बुक से पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। जो चीज़ें मैंने पढ़ाई वो सारी बुक्स में लिखी हैं, तो प्लीज़ थोड़ा सा कोशिश करके पढ़ लेना। मैं ये बुक्स मैंने आपको पीडीएफ दे रखी है ना ग्रुप में। बाकी तो जब आप एनबी आओगे या एनबी से मांगोगे तो वो तो आपको बुक दे देगा। चलिए ठीक है। बाकी आपका दो दो चैप्टर रह गया है वायरलेस का, और ठीक है, एक आर्किटेक्चर और एक सिक्योरिटी, ठीक। तो हम कल कर लेंगे आपका ये आर्किटेक्चर वाला और सिक्योरिटी वाला वायरलेस का। इसके बाद फिर हम क्या स्टार्ट करेंगे, एस डी एन, ठीक है। एस डी ए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। कौन सा बताओ ना, थोड़ा हिंट तो दो। हम्म, कौन सा, ये जो एपी ये जो कनेक्ट करा था, सिस्टम कैसे कनेक्ट करा था, ये पूछ रहे हो। मैंने क्या किया था, यहाँ जो फिजिकल है ना, फिजिकल पे जाना, ये जो लाइट है इसको ऑफ कर देना, ठीक है। रुको मैं फिर से बताता हूँ, एक सिस्टम लेता हूँ। ये सिस्टम है, ये सिस्टम लेना यहाँ पे, ठीक। इसको ऑन करना, ये जो लाइट है इसको ऑफ कर देना, ठीक। नीचे ये जो मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल को सिलेक्ट करना और यहाँ पे लाके छोड़ देना ऐसे, तो ये हट जाएगा। ये जो नीचे आपको मॉड्यूल दिख रहा है यहाँ पे, इसको सिलेक्ट करके यहीं पे लाके वापस छोड़ देना, और लाइट ऑन कर देना, फिर दोबारा टर्न ऑन कर देना डिवाइस को, तो ये अपने आप ही कनेक्ट हो जाएगा जाके, ठीक है। ये प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा सब लोग पैकेट ट्रेसर पे, ठीक है। बाकी हम कल मिलकर वायरलेस के दो जो चैप्टर है कल खत्म कर लेंगे। इसके बाद तो आपका जो लास्ट का टॉपिक रह गया, इसको या तो संडे को खत्म कर लेंगे या फिर जब मंडे को क्लास होगी ऑफिस में ही तब कवर कर लेंगे, ठीक है। आप टेंशन ना लो। अगर देखो हमारी क्लास अगर नहीं हो पाती है तो मैं आपको अगले कोई वीकेंड दे दूंगा, क्योंकि 31st तक अगला बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मतलब नहीं, कल तो होगी, कल तो पक्का है क्लास होगी। अगर आपकी क्लास संडे को नहीं होती है तो मैं आपको क्या करूंगा ना, कि जो वीकेंड पड़ेगा अगला, वीकेंड कौन सा मैं बता देता हूँ आपको। मतलब ये थर्ड और मतलब 4 और 5 जो वीकेंड पड़ेगा ना, क्योंकि 31st से तो नया बैच स्टार्ट हो रहा है कोई, तो मैं आपको 4 5 को वीकेंड दे दूंगा। आप उस वीकेंड मुझसे कनेक्ट हो जाना, तब मैं आपको कोर्स पूरा कर दूंगा, ठीक है। हाँ, एक ही क्लास का बचा है बस।
या फिर मेरा कोई टाइम स्लॉट खाली होता है तो मैं बता दूंगा आपको, आप उसकी टेंशन ना लो। ठीक है, ठीक है, थैंक यू, बाय।